गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास में बच्चों अपन आयन विनिमय का जो सिद्धांत है, जिसमें धनायन विनिमय है का जो मुख्य सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में बच्चों अपन ने ये नया चैप्टर स्टार्ट किया था आयन विनिमय, और अपन ने लास्ट क्लास में आयन विनिमय के बारे में पढ़ लिया था। साथ ही में इसके जो दो प्रकार होते हैं, इसका पहला प्रकार धनायन विनिमय क्या होता है उसके बारे में अपन ने जानकारी ले ली थी। आज हम धनायन विनिमय की जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म जो है धनायन विनिमय की, उस क्रियाविधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो बच्चों आइए आज का जो टॉपिक है उसको अपन स्टार्ट करते हैं। धनायन विनिमय की क्रियाविधि। देखो बच्चों, धनायन विनिमय की क्रियाविधि के बारे में अपन को बात करनी है, तो सबसे पहले अपन ये स्पष्टीकरण कर देते हैं कि धनायन विनिमय की जो क्रियाविधि है उसको अपन विद्युत गति की सिद्धांत के आधार पर समझा सकते हैं। विद्युत गति की जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का हम यहाँ प्रयोग करके जो धनायन विनिमय की क्रियाविधि है उसके जो मैकेनिज्म है वो प्रोसेस किस प्रकार से होती है इसके बारे में अपन यहाँ समझ सकते हैं। देखो बच्चों, जब अपन ने धनायन विनिमय में पढ़ा था कि जो पृष्ठीय सतह होती है उस पृष्ठीय सतह से एक धनायन चला जाता है, उसके स्थान पर दूसरा धनायन आ जाता है। तो ये प्रक्रिया किस हिसाब से होती है इसके बारे में अपन यहाँ चर्चा करें। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपन यहाँ लिख देते हैं कि इसकी क्रियाविधि को विद्युत गति की सिद्धांत से समझा सकते हैं। अब बच्चों ये होता क्या है एक्चुअल में, इसके बारे में अपन यहाँ बात करें तो देखो बच्चों, आपके ये एक सरफेस है, ये एक सतह है, एक सतह है कौन सी, मर्दा की एक पृष्ठ है जो मिसेल के रूप में काम कर रही है। इसके अंदर की तरफ आपके ऋणायन होते हैं। सामान्यतः इसके आंतरिक परत जो होती है वो ऋणावेशित होती है और इसकी बाहर की जो परत होती है उस पर धनायन पाए जाते हैं। अर्थात अपन ने चर्चा की थी कि जो ह्यूमस होते हैं और मर्दा के लिए जो क्रिस्टल होते हैं उसके आंतरिक, उसकी खुद की जो पृष्ठ होती है वो ऋणावेशित होती है। ऋणावेशित होने के कारण इसकी बाहर वाली परत पर धनायन जो होते हैं वो अधिशोषित रहते हैं। अब ये जो धनायन है वो बाहर की तरफ है, ऋणायन अंदर की तरफ है। इस प्रकार यहाँ पे द्विपरत का निर्माण हो गया है। यहाँ पे द्विपरत का क्या हो गया है बच्चों, निर्माण हो गया है। अंदर वाली ऋणात्मक है, बाहर वाली धनात्मक परत है। अब होता क्या है कि आयन विनिमय में क्या होता है और विशेष रूप से धनायन विनिमय में क्या होता है कि ये जो आयन है ये आयन यहाँ से हट जाएंगे और दूसरे वाले जो आयन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं धनायन विनिमय। अब इस मर्दा कोलाइड की अगर हम बात करें, मर्दा के मिसेल की अगर हम बात करें, तो अपन ने जैसे ये सैंपल लिया है किसी मर्दा का, तो उस जगह पे अपन ने इसकी बात की है तो ये एक मिसेल का निर्माण हो चुका है जिसके अंदर वाली सतह पर ऋणायन और बाहर वाली सतह पर धनायन है। धनायन वाली जो सतह है उसके बाहर की तरफ, इसके अलावा, इस मिसेल के अलावा यहाँ पे बाहर की तरफ यदि हम कोई विद्युत अपघट्य मिला देते हैं, जैसे दूसरे प्रकार का विद्युत अपघट्य हैं आपके ये प्लस वाले विद्युत अपघट्य हैं, दूसरे आयन जो अपन ने क्या किया है इस मर्दा कोलाइड में अपन ने मिला दिए हैं, तो ये बच्चों क्या करते हैं, ये जो आयन हैं ये गति करते हैं। और आपको पता हो तो ये गति करेंगे उस साइड में जिस साइड में ऋणावेश होगा। तो ऋणावेश बच्चों आपको ध्यान है कि मर्दा की इस जो मिसेल है उसके आंतरिक सतह पर ऋणायन है, तो ये क्या करते हैं, इधर गति करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये एक्सचेंज हो जाते हैं और ये जो धनायन है इस जगह पे चले जाएंगे और यहाँ पर जमा हो जाएंगे। दूसरे प्रकार के जो धनायन हैं वो इस पृष्ठ पे आकर जमा हो जाएंगे और ये जो धनायन थे, यहाँ से जो धनायन गए थे बच्चों वो इधर आके जमा हो जाएंगे। इधर वाले धनायन इधर आके जमा हो जाएंगे और इधर वाले जो धनायन हैं वो बच्चों इधर बाहर की तरफ आकर जमा हो जाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आयन विनिमय की प्रक्रिया, धनायन विनिमय की जो प्रक्रिया है वो हो चुकी है। यहाँ पर आपके
जो बाहर की तरफ जो आए हैं उस जगह पे कुछ सतह पे पहले से उपस्थित जो धनायन थे वो बाहर की तरफ आ गए हैं मर्दा विलयन में, और मर्दा विलयन से जो धनायन थे वो अंदर की तरफ चले गए हैं। कब? जब अपन ने इसके अंदर विद्युत अपघट्य मिला दिया है। अपन यहाँ लिख देते हैं कि अपन ने इसमें क्या ऐड किया है, विद्युत अपघट्य। अपन ने जब इस विलयन में विद्युत अपघट्य ऐड किया तो इसकी बाहर वाली सतह पे जो पहले धनायन थे एक ही प्रकार के वो एक्सचेंज हो गए हैं, उनका आदान प्रदान हो गया है। बाहर वाले धनायन अंदर चले गए हैं उसकी बाहर वाली पृष्ठ पे, और बाहर वहाँ पे उपस्थित धनायन बाहर की तरफ आ गए हैं। तो इस प्रकार से आपके जो धनायन विनिमय की प्रक्रिया होती है वो संपादित होती है। तो अपन यहाँ इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, बिंदु हैं, उनको नोट करते जाते हैं। तो बच्चों अपन यहाँ लिखते हैं सबसे पहले कि मर्दा में मिसेल के अंदर ऋणावेश व बाहर धनावेश होता है। मर्दा में मिसेल के अंदर ऋणावेश और बाहर क्या होता है, धनावेश होता है। इस प्रकार द्विपरत का निर्माण होता है। इस प्रकार से क्या होता है बच्चों, इस प्रकार से द्विपरत का निर्माण होता है। अब जब इस मर्दा में विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो विद्युत अपघट्य का धनायन मिसेल के बाहरी पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाता है। देखो बच्चों, अपन ने यहाँ चर्चा की कि इसकी जो सतह हैं वो अंदर से ऋणात्मक बाहर से धनात्मक होती है। बाहर वाली सतह जो होती है उसके अंदर यदि अपन विद्युत अपघट्य मिला देते हैं तो इस स्थिति के अंदर इस बाहर वाली सतह पर विद्युत अपघट्य का जो धनायन होता है वो अधिशोषित हो जाता है। और आगे अपन देखें तो सतह पर स्थित धनायन मर्दा विलयन में चले जाते हैं। इस प्रकार बच्चों ये मर्दा जो धनायन विनिमय की प्रक्रिया होती है वो संपादित होती है, जो विद्युत गतिकी सिद्धांत के आधार पर आधारित है। अर्थात धनायन ऋणायन को क्या करता है, आकर्षित करता है, और एक दूसरे समान आवेश वाले जो आयन होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जब धनायन आता है तो पहले वाला धनायन अपनी जगह छोड़ के बाहर मर्दा विलयन के अंदर आ जाता है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं कि जो धनायन विनिमय आयन विनिमय के दूसरा प्रकार है जिसे ऋणायन विनिमय बोलते हैं वो क्या होता है। देखो बच्चों, आयन विनिमय की जो प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला आपके धनायन विनिमय होता है और दूसरा है ऋणायन विनिमय। अब ऋणायन विनिमय पढ़ने से पहले अपन पढ़ लेते हैं कि जो आयन्स के विनिमयशील जो आयन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, धनायन होते हैं, ऋणायन होते हैं, किस प्रकार के मृदा के अंदर ये पाए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा अपन यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ अपन नोट करते हैं विनिमय आयनों के प्रकार। विनिमय आयनों के प्रकार।
देखो बच्चों, विनिमय आयनों के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में अपन यहाँ देखें तो बच्चों सबसे पहले अपन बात करते हैं कि विनिमय आयनों के जो प्रकार हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन होते हैं और एक ऋण आयन होते हैं। तो अपन यहाँ बात करें तो मुख्य रूप से मृदा के अंदर जो आयन पाए जाते हैं वो आपके धनायन जो पाए जाते हैं वो आपके कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, हाइड्रोजन, सोडियम, अमोनियम मैक्सिमम रूप में मृदा के अंदर पाए जाते हैं। ये जो आते हैं ये कौन सी मृदा के अंदर पाए जाते हैं, ये मृदा में धनायन पाए जाते हैं। तो मृदा में मुख्य रूप से Ca+2, Mg+2, H+, इसके अलावा आपके होता है NH4+ आदि आयन पाए जाते हैं। साथ ही में Na+ आदि धनायन पाए जाते हैं। मृदा में मुख्य रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम, H+, NH4+, Na+ आदि धनायन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इनमें से Ca+2 आयन अधिकता में होता है, अर्थात मृदा के अंदर सामान्यतः जो धनायन होता है वो कैल्शियम धनायन मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है। हम यहाँ यदि बात करें तो आपके जो अम्लीय मृदा होती है उस अम्लीय मृदा के अंदर मुख्य रूप से AlHO एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो आयन होता है उसकी अधिकता होती है। यहाँ पर नोट कर देते हैं कि अम्लीय मृदा में आयन अधिकता में होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो आयन होता है बच्चों, ये आयन मृदा के अंदर अधिकता के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ ध्यान रखने की बात है बच्चों कि यदि pH का मान कम होता है, अर्थात मृदा का जो pH होता है कम होता है, अर्थात मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, तो उस स्थिति के अंदर आपके इसका जो अनुपात होता है वो बढ़ता जाता है। अम्लीय मृदा के अंदर ये जो धनायन होते हैं इनका अनुपात कैसा होता है, बढ़ता चला जाता है। तो अम्लीय मृदा में pH कम होने पर इनका अनुपात बढ़ता जाता है। देखो बच्चों, अम्लीय मृदा में इनका अनुपात जब कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपके इनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो क्षारीय मृदा होती है उस क्षारीय मृदा के अंदर आपके सोडियम आयन की अधिकता होती है। अम्लीय मृदा के अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और क्षारीय मृदा जो होती है उसमें सोडियम आयन की अधिकता होती है। क्षारीय मृदा में बच्चों, क्षारीय मृदा में Na+ आयन की अधिकता होती है। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि मृदा के अंदर जो सोडियम आयन है उस सोडियम आयन की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मृदा के अंदर जो ऋणायन पाए जाते हैं उन ऋणायनों के अंदर सल्फेट, क्लोरीन, नाइट्रेट, फास्फेट आदि आयन होते हैं। तो यहाँ पे अपन नोट करें तो मृदा में क्लोराइड, सल्फेट, इसके अलावा आपके हैं H2CO3- कार्बोनेट भी होता है और कार्बोनेट के अलावा आपके फास्फेट भी पाया जाता है। फास्फेट होता है आपके H2PO4- के रूप में। यहाँ मृदा के अंदर जो फास्फेट होता है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये आयन होते हैं, ऋणायन जो होते हैं वो मृदा के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे यदि हम तुलनात्मक रूप से देखें तो इन आयनों के अंदर, ऋणायनों की यदि हम मात्रा की बात करें तो ऋणायनों के अंदर जो सल्फेट मृदा होती है उस मृदा के अंदर SO4- आयन अधिकता में पाए जाते हैं। सल्फेट आयन जो होते हैं बच्चों, वो सल्फेट आयन मृदा के अंदर अधिकता में पाए जाते हैं।
सल्फेट मर्दा में SO4- आयन अधिकता में पाए जाते हैं। सल्फेट मृदा के जो होती है प्रकृति सल्फेट अगर होती है तो SO4- आयन जो होते हैं वो मृदा के अंदर मैक्सिमम रूप से पाए जाते हैं। यहाँ बच्चों अगर हम बात करें तो काली मृदा के अंदर जो सल्फेट होते हैं जो काली मृदा में जो आपके काली मृदा और जो जलोढ़ मृदा है उस मृदा के अंदर धनायन विनिमय की क्षमता जो होती है वो जलोढ़ मृदा और लेटेराइट मृदा से अधिक होती है। अर्थात आपके जो काली मृदा की प्रकृति है, काली मृदा जो है उस मृदा में जलोढ़ और लेटेराइट जो मृदा होती है उसकी तुलना में आयन विनिमय की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। यहाँ नोट कर देते हैं अपन कि काली मृदा में जलोढ़ एवं लेटेराइट मृदा की तुलना में आयन विनिमय की क्षमता अधिक होती है। आयन विनिमय की क्षमता जो होती है बच्चों वो काली मृदा में जलोढ़ मृदा और लेटेराइट जो मृदा होती है उसकी तुलना में अधिक होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं बच्चों अपन आयन विनिमय का दूसरा प्रकार जो है जिसे बोलते हैं अपन ऋणायन विनिमय। ऋणायन विनिमय के बारे में अपन चर्चा करते हैं। धनायन विनिमय अपन ने पढ़ लिया है, उसकी क्रियाविधि पढ़ ली है। साथ ही में विनिमयशील जो आयन होते हैं कौन कौन से मृदा में पाए जाते हैं, धनायन कौन से होते हैं, ऋणायन कौन से होते हैं, उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। अब अपन देखते हैं दूसरा जो प्रकार है आयन विनिमय का वो है ऋणायन विनिमय। देखो बच्चों ऋणायन विनिमय क्या होता है इसके बारे में हम बात करें तो साधारण रूप से इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं अम्लीय विनिमय। अर्थात इसका जो दूसरा नाम है बच्चों वो है अम्लीय विनिमय। इसे अम्लीय विनिमय भी कहते हैं। कारण आपको पता होगा कि ऋणावेशित होने के कारण जो विनिमय होता है इसलिए इसे अम्लीय विनिमय के रूप से भी जाना जाता है। अब बच्चों अपन बात करें तो ये होता कैसे है, किस कारण से होता है, परिभाषा क्या होगी इसकी। तो आपके जो फास्फेट आयन के जिस अंश ने आयरन व एल्यूमिनियम के यौगिकों एवं सिलिकेट मृदा के साथ प्रतिक्रिया की है उस स्थान पर अन्य आयन जैसे OH- आयन आ जाता है तो इस क्रिया को अपन बोलते हैं ऋणायन विनिमय। आप इसे इस प्रकार समझिए कि फास्फेट आयन के जिस अंश ने आपके आयरन और एल्यूमिनियम यौगिकों और साथ ही में सिलिकेट मृदा के साथ प्रतिक्रिया करता है और प्रतिक्रिया के बाद में उस स्थान पर दूसरे आयन आ जाते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं अपन ऋणायन विनिमय। सीधे शब्दों में यदि हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि पहले से उपस्थित कोई ऋणायन है उस ऋणायन को हटके उस स्थान पर दूसरे प्रकार के ऋणायन के आ जाने की क्रिया को ऋणायन विनिमय कहा जाएगा। इसकी जो परिभाषा है उसको अपन यहाँ नोट कर लेते हैं कि फास्फेट आयन के जिस अंश ने फास्फेट आयन के जिस अंश ने आयरन एल्यूमिनियम फास्फेट आयन के जिस अंश ने आयरन एल्यूमिनियम के यौगिक एवं मृदा सिलिकेट के यौगिक एवं मृदा
सिलिकेट के साथ प्रतिक्रिया की है, मृदा सिलिकेट के साथ बच्चों प्रतिक्रिया की है और उस स्थान पर अन्य आयनों को प्रतिस्थापित कर दिया है एवं उस स्थान पर अन्य आयनों को प्रतिस्थापित कर दिया है, उस स्थान पे प्रतिस्थापित कर दिया है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों अपन? उसे ऋणायन विनिमय कहते हैं। अर्थात सीधे शब्दों में यदि हम बात करें तो पहले से जो ऋणायन उपस्थित है उस ऋणायन को हटा के दूसरा आयन उस जगह पर आ गया है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? ऋणायन विनिमय बोलेंगे। यहाँ ध्यान रखना बच्चों कि इसकी क्रियाविधि की यदि हम बात करें तो इसकी क्रियाविधि में क्या होता है? प्रोटॉन की वृद्धि होती है और प्रोटॉन की वृद्धि के परिणाम स्वरूप आपके जो भास्मिक समूह होते हैं अर्थात जो क्षारीय समूह होते हैं उनके मान क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर नोट करें कि इसकी क्रियाविधि में, इसकी क्रियाविधि की अगर हम बात करें तो क्रियाविधि की बात करते हैं यहाँ, तो क्रियाविधि में लिखें इसकी क्रियाविधि में प्रोटॉन की वृद्धि से भास्मिक समूह की वृद्धि हो जाती है। अर्थात मृदा के अंदर क्या होता है? मृदा के अंदर प्रोटॉन की वृद्धि होती है, प्रोटॉन की वृद्धि से भास्मिक समूह की वृद्धि हो जाती है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से जो भास्मिक समूह होते हैं, जो क्षार होते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है। अब अपन रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं बच्चों कि किस प्रकार से यहाँ पे इनके मान में वृद्धि होती है। जैसे एक रिएक्शन है अपने कि यह है ROH, मृदा के अंदर OH आयन पहले से उपस्थित है, यदि हम इसके अंदर H2SO4 बढ़ा मिला देते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है? यहाँ पे जो H है वो इधर बढ़ जाएगा, भास्मिक समूह की मान बढ़ने से यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे धन आयन में अर्थात भास्मिक आयन के मान में वृद्धि हो जाएगी, ये SO4-2 हो जाता है और यहाँ से आपके हाइड्रोजन आयन निकलकर इस साइड में जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से आपके जो भास्मिक समूह होती है उसकी वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार एक और अगर हम देखें, अमोनियम, मृदा के अंदर अमोनिया उपस्थित है, इसमें भी यदि हम क्या करते हैं इसके अंदर HCl मिला देते हैं तो इस स्थिति के अंदर भी यहाँ पे क्या होता है? प्रोटॉन की वृद्धि होती है और प्रोटॉन की वृद्धि के साथ आपके क्या हो जाता है? भास्मिक समूह की वृद्धि होती है। अब समझिए आप इसको इस प्रकार से कि ये आपके मृदा के अंदर उपस्थित OH- आयन है, यदि H2SO4 आयन इसमें उपस्थित है, यहाँ से ये आयन इधर चला जाएगा जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे धनायन की वृद्धि हो गई है और ये क्या हो गया है? भास्मिक समूह बढ़ गया है। अर्थात क्षार जो होते हैं वो धनायन होते हैं एक्चुअल में, तो ये भास्मिक समूह की वृद्धि हो गई है। इधर ये आयन इधर इससे H+ निकल के इधर चला गया, इसलिए ये ऋणायन के रूप में बदल गया है। यदि अमोनिया जो होती है उसकी मात्रा मृदा में अधिक होती है, उसमें अपन HCl मिला देते हैं या किसी कारण से HCl की वृद्धि हो जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये H+ आयन इधर चला जाएगा और यहाँ पर H+ आयन की वृद्धि हो जाएगी और आपके ये ऋणायन की मात्रा बन जाएगी। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया आपके संपादित होती है। इसकी क्रियाविधि जो होती है वो इस प्रकार संपादित होती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर अपन इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा और समझते हैं। देखो बच्चों, आगे अपन देखते हैं
कि मर्दा के अंदर जो ऋणायन होते हैं वो ऋणायन मर्दा के अंदर अन्य ऋणायनों का निर्माण करते हैं। जैसे अपन ने देखा कि पहले से जो ऋणायन उपस्थित हैं वो पहले वाले ऋणायन को प्रतिस्थापित कर देंगे, खुद उस जगह पे आ जाएंगे। इस प्रकार से मर्दा के अंदर अन्य ऋणायनों का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। अम्लीय मर्दा के अंदर जो ऋणायन होते हैं वो रखने की क्षमता अधिक होती है क्षारीय मर्दाओं की तुलना में। और यदि हम बात करें तो उदासीन और जो कुछ सामान्य मर्दाएं होती हैं उनमें विशेष प्रकार के जो आयन होते हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ अपन देखते हैं पहले कि ऋणायन जो ऋणायन होते हैं वो मर्दा के अंदर अन्य प्रकार के ऋणायनों का निर्माण कर देते हैं। यहाँ अपन लिखते हैं कि ऋणायन मर्दा में अन्य ऋणायनों का निर्माण करते हैं। ऋणायन जो होते हैं बच्चों वो पहले से मौजूद मर्दा के अंदर जो आयन होते हैं उन आयनों की तुलना में अन्य प्रकार के जो आयन होते हैं उन आयनों का निर्माण कर देते हैं। आगे अपन देखते हैं बच्चों कि मर्दा के अंदर जो अम्लीय मर्दा होती हैं उनमें तुलनात्मक रूप से ऋणायनों को रखने की क्षमता अधिक होती है। अपन यहाँ नोट करते हैं कि अम्लीय मर्दा में ऋणायन रखने की क्षमता अधिक होती है। अम्लीय मर्दा जो होती है बच्चों उस मर्दा के अंदर ऋणायनों को रखने की जो क्षमता होती है वो तुलनात्मक रूप से अधिक पाई जाती है। अम्लीय मर्दा की यदि हम बात करें उदासीन मर्दा की यदि हम बात करें तो उदासीन मर्दा के अंदर क्लोराइड और नाइट्रेट को अधिशोषित करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। उदासीन मर्दा में क्लोराइड और नाइट्रेट आयनों को अधिशोषित करने की क्षमता कम या नहीं होती है। देखो बच्चों यहाँ हम बात करें तो उदासीन प्रकृति की जो मर्दा होती है उस मर्दा के अंदर क्लोरीन और नाइट्रेट जो आयन होते हैं उनका अधिशोषण नहीं होता है। कहने का मतलब मर्दा के अंदर इन आयनों का विनिमय नहीं होता है जब मर्दा कैसी हो, उदासीन प्रकृति की हो। इससे पहले अपन ने बात की है कि अम्लीय मर्दा के अंदर ऋणायन रखने की क्षमता अधिक होती है। कहने का मतलब ऋणायनों के अधिशोषण की क्षमता कैसी होती है, अधिक होती है। ऋणायन रखने की क्षमता अधिक अर्थात अधिशोषण क्षमता अधिक होती है। कहने का मतलब ऋणायन मर्दा होती है वो ही ऋणायनों का अधिशोषण अर्थात ऋणायन विनिमय ज़्यादा मात्रा में कर पाती है। जो आपके सामान्य मर्दा होती है उनमें विशेष रूप से इन दोनों आयनों का तो अधिशोषण बहुत कम मात्रा में या होता ही नहीं है। सामान्य मर्दा की यदि हम बात करें तो आपके दो आयन हैं, एक है फास्फेट आयन PO4-2 और एक है SO4-2। इनका अधिशोषण दोनों ही मर्दाओं में अधिक मात्रा में होता है। आपके हैं PO4-2 है और एक है SO4-2 SO4- ही है का अधिशोषण सभी मर्दाओं में होता है। ये जो होता है इनका अधिशोषण बच्चों दोनों अम्लीय मर्दा हो, क्षारीय मर्दा हो या उदासीन मर्दा हो, तीनों प्रकार की मर्दाओं के अंदर इन आयनों का अधिशोषण मैक्सिमम रूप से होता है। तो आप समझना बच्चों कि ऋणायन मर्दा के अंदर ऋणायनों का निर्माण अधिक मात्रा में होता है
और अम्लीय मृदा जो होती है उसमें अधिशोषण की क्षमता अधिक होती है, किसके? ऋण आयनों के अधिशोषण की क्षमता अधिक होती है। उदासीन मृदा के अंदर क्लोरीन और नाइट्रेट आयनों का अधिशोषण बहुत कम करने की क्षमता पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। बाकी फास्फेट और सल्फेट का अधिशोषण अन्य सभी प्रकार के मृदाओं के अंदर प्रचुर मात्रा में होता है। तो बच्चों आज की क्लास में अपन ने देखा है कि जो धनायन विनिमय होता है उसकी क्रियाविधि किस प्रकार से संपादित होती है, जो विनिमयशील आयन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और ऋणायन विनिमय क्या होता है और इसकी क्रियाविधि क्या है। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।